सिंध रंग जे नाज़रीन के प्रोग्राम आमियूं सामियूं में हमेशा जीअं सेहत ऐं सलामती जी दुआ सां गॾु महमूद अनवर जो सलाम मोहब्बत। नाज़रीन, हम प्रोग्राम आमियूं सामियूं में हमेशा आपके रूबरू एक शख्सियत को लाते हैं, मगर आज के प्रोग्राम में एक नहीं बल्कि दो कमीशन्ड अफसर शख्सियात को आपके रूबरू ला रहे हैं। जो ऐसी जीवन साथी शख्सियात हैं जिन्होंने मोहब्बत की डोर से बैनुसूबाई फासलों को समेटकर मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम की और जीवन की राह पर एक दूसरे के कदम ब कदम चल पड़े। वो जिंदगी यूं गले आ लगी है कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ मेरे, छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया। एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे अब और तरह की दीवानगी। सजदे बिछावा मैं गली गली ओ गली गली ओ गली गली, जिस शहर च मेरा यार वसदा। आपको बताता चलूं कि मैडम सोनिया कलीम का ताल्लुक सिंध के खूबसूरत शहर सजावल से है और मोहम्मद कलीम मलक पंजाब के इंतहाई तारीखी और मजहबी शहर ननकाना साहब से ताल्लुक रखते हैं। मैडम सोनिया कलीम इस वक्त लाड़काना में ADC 1 के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं और एक घरेलू खातून के बरक्स घरेलू फ़राइज़ के साथ साथ अपने फ़राइज़ मनसबी इंतहाई खुश असलूबी से अंजाम दे रही हैं। इसी वजह से उन्हें अपने अदारे में ख़ास अहमियत व मकाम हासिल है। इसी तरह मोहम्मद कलीम मलक भी लाड़काना में SP हेडक्वार्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल मोहम्मद कलीम मलक साहब लाड़काना में ही ASP सिटी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ख़ास पहचान और मकाम रखते हैं। आए नाज़रीन, आपकी मुलाकात मैडम सोनिया कलीम और मोहम्मद कलीम मलक से करवाते हैं। कलीम साहब और मैडम सोनिया, आपको हम सिंध रंग न्यूज़ के प्रोग्राम आमी सामी में वेलकम करते हैं। कलीम साहब, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करते तो आपके क्या इरादे थे मुस्तक़बिल? देखिए जी, CSS करना तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हमारी भी यही ख्वाहिश थी, उसके लिए मेहनत भी की, अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें CSS नहीं होता तो मेरा सेकंड चॉइस थी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में लॉ के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मैं फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ करता, फिर आगे उसमें लॉ के फील्ड में आगे निकल। मैं मतलब कि यही रिलेटेड है, पुलिस भी तकरीबन लॉ से भी रिलेटेड है। और आपको तो मैडम यह है कि CSS ग्रेजुएशन के बाद फिर ये होता है, आपका भी कलीम साहब की तरह शुरू से ही CSS का इरादा था या बाद में आपने देखा कि आप ज़रा पढ़ने में ज़रा होशियार है तो फिर आपने CSS किया? नहीं, मेरा तो बिल्कुल पहले इरादा नहीं था। मेरी टीचर वहाँ पर थी सिंध यूनिवर्सिटी में, एक मैडम नरगिस, और मेरा मामू है जुल्फ़कार मेमन। उन दोनों ने मुझे देखा कि मैं मतलब कम्पिटिटिव हूँ और कर सकती हूँ, उन दोनों ने मुझे कहा था।
तो उन्होंने फिर सजेशन उन्होंने दिया और कहा था, आपने फिर की। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में शौक था, आई डिडंट वांट टू परस्यू टीचिंग एज करियर, तो फिर मैं इसमें आई। एज अ फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर में अक्सर मर्द हजरात होते हैं, जी। एज अ फीमेल आप कैसे देखती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और किस तरह के फीमेल भी उसी तरह परफॉर्म कर सकती है जैसे मेल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब आप सीट में बैठते हो ना तो फिर मर्द और औरत का फ़र्क नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। लोगों की नज़र में शायद हो, पर वो जब देखते हैं ना, जब वो आते हैं, हम उनसे डील करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं फील करते। बट हाँ, जो हमारे हायर लेवल पे बैठे हुए हैं, वो शायद बिफोर पोस्टिंग सोचते हैं कि शायद वो परफॉर्म ना कर सके, बट जब हम परफॉर्म करते हैं तो फिर वो वहाँ पर भी वो फ़र्क बिल्कुल मिट जाता है। एक आपसे ये है कि पर्सनल जो हमारे अवामी भी हैं कि आपकी शादी मोहब्बत की है दोनों की, ननकाना साहब और सजावल के, इसके दरमियान फासलों को कैसे आपने मिटाया, ये ज़रा ये कलीम बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछता हूँ फिर कलीम साहब से। अच्छा एक्चुअली ये मुझसे 1 साल सीनियर हैं। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो मेरा एक बैचमेट है, वो कलीम के दोस्त थे। उन्होंने इनको शादी करनी थी, तो उन्होंने इनसे पूछा था कि कौन सी लड़की है जिनसे मैं शादी कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, और 2 लड़कियों को, 2 लड़कियाँ इंगेज थी, तो फिर उनसे तो नहीं हो सकती थी। फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी आफ्टर वी टॉक विद ईच अदर, मोहब्बत बढ़ी। फिर हमने मतलब अपने पेरेंट्स यानी को भी फिर आपने कॉन्फिडेंस मिल फैसला गया। मोहब्बत के बाद किया कि हम एक दूसरे को हाँ जानने जी, के बाद हाँ जी, कि हम बिल्कुल। एक दूसरे से रह सकते जी हैं। बिल्कुल। कलीम साहब आप इसको किस तरह असल में ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है। इस तरह ये जो अरेंज विद लव है, हमने पहले खुद डिसाइड कर लिया, फिर हमारे पेरेंट्स भी मिले। ये मैडम जो थी ACUT ओकाड़ा थी, और मैं ASP सिटी शिकारपुर था। तो क्योंकि मैं सिंध में सर्व कर रहा था, तो था पंजाब का, लेकिन मैडम सिंध की थी, लेकिन ये पंजाब में सर्व कर रही थी। ओकाड़ा मेरे ननिहाल भी हैं, तो फिर मेरे जो पेरेंट्स थे वो मैडम को ओकाड़ा में मिलने के, वहाँ इनसे मुलाकात हुई, और मेरी मुलाकात इनसे हैदराबाद में हुई, इनके पेरेंट्स से। तो फिर इस तरह उन्होंने दोनों ने हमें ओके कर दिया, तो फिर हमारी शादी हो गई। यही अच्छी यानी बात है। इट्स ये नहीं है कि सिर्फ वो लव मैरिज है, ये फैमिली की जो कंसेंट है वो भी इसमें शामिल है। कलीम साहब अमूमन ये होता है कि मर्द ब्रेड विनर होता है और औरत अमूर ख़ानदानदारी संभालती है। आप दोनों जो है वर्किंग पर्सन हैं, तो ये कुछ इसमें कुछ रुकावटें नहीं आ रही आपकी इस निजी ज़िंदगी में, आयली ज़िंदगी में? बिल्कुल, इसमें जो नेचुरली होता है, जो सदियों से चलता आ रहा है, वो यही है कि जो मर्द है वो खाना कमाता है और औरत उसको घर को संभालती है। लेकिन अब ये जो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अब ट्रेंड ये नहीं रहा, अब तो ये है कि औरत की तालीम, और औरत को भी हर मर्द के शाना बशाना खड़ा होना, तो फिर ही आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक मिडिल क्लास के बंदों के लिए तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया कि औरत भी अगर ब्रेड विनर हो तो वो अच्छी बात है। और उसमें ये होता है डिफ़िकल्टीज़ तो डेफिनेटली होती हैं। जैसे हम दोनों, एक होता है जैसे एक टीचर की जॉब है, नर्स की जॉब है, वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम उसमें होता है। आप सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम 5 बजे आते हैं, या 3 बजे आ जाते हैं। उसमें जो औरत को घर मैनेज करना आसान होता है। लेकिन हमारे केस में तो हम दोनों ऐसी जॉब में हैं कि हमें रात का भी नहीं पता होता। जैसे मेरा तो रात को 3 बजे भी 2 बजे भी निकलना पड़ जाता है। मैडम की जैसे पोलियो मीटिंग वगैरह होती हैं, तो ये रात को लेट आती हैं। हमारा दोनों का इशू ये है कि हमें तो इश्यूज़ हैं, लेकिन यही ज़िंदगी है, इनको कोप विद करके हम चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की खिदमत भी करनी है। घर से जाने का टाइम है, वापसी का कोई टाइम वो तो पुलिस में तो ख़ास तौर पर। कलीम साहब, एक तो आम जैसे शादीशुदा जोड़ा अरेंज होती है, आपकी मोहब्बत की है, मर्द की ख्वाहिश होती है। मैं इस वक्त मैडम को ज़रा अलग रखता हूँ। मर्द की ख्वाहिश होती है मैं घर पहुँचूँ तो मेरी बीवी, वो भी प्यार की शादी हो, मेरा इस्तकबाल करे। कभी ये ख्वाहिश उभरी है आपके दिल में? देखिए, ये जो चीज़ है ना, वो तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैम की भी जॉब है और इनकी भी जॉब ऐसी है कि आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एवरी टाइम मुझे ऐसे अवेलेबल हो। डेफिनेटली बंदा चाहता तो यही है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं क्योंकि ये हमारी जॉब ऐसी है। लेकिन मैम इज़ वेरी कोऑपरेटिव। वो इस तरह का कभी वैसे सोचा नहीं है कि ये हो, तो परेशानी नहीं हुई। आपकी जो माइंड है ना, वो कंडीशन हो जाता है, यानी जिस तरह पहले की माइंड सेट कर लिया था कि मैं कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा, वैसे आप दोनों जो है वो बहुत ही मसरूफ़, जैसे आपने बताया कि जाने का टाइम है, वापसी का कोई टाइम है। ये फिर आपके बच्चे भी हैं,
तो उनकी देखभाल पर कोई असर, उन्हें आपका टाइम चाहिए होगा, माँ का भी और बाप का भी, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता? आप क्या समझते हैं? वैसे तो चलो आप अरेंज कर लेते होंगे, मैड भी होगी, मगर माँ बाप की ज़रूरत उसको आप कैसे पूरी करते हैं? देखें, इसमें तो मैम ज़्यादा टाइम देती हैं, सोनिया ज़्यादा टाइम दे रही है मेरी वैसे जॉब भी कंपैरेटिवली थोड़ी इनसे ज़्यादा ही टफ है, लेकिन क्योंकि माँ जो बच्चे होते हैं वो माँ के साथ अटैच्ड होते हैं, ज़्यादा अटैच हैं, और बच्चे हैं भी मैडम के साथ ज़्यादा अटैच। मैं कोशिश करता हूँ उनको डेली यानी कि 1-2 घंटे दूँ। उसमें अब मेरा जो बड़ा बेटा है हमारा, वो 3 साल का है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ाना भी पड़ता है, तो मैडम उसमें ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत मेरी कंट्रीब्यूशन भी है। लेकिन जाहिर है बच्चों की परवरिश के लिए हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन जाहिर है लोगों की खिदमत भी करनी है। अब सिविल सर्विस में आए हैं तो लोगों को सर्व करेंगे, तो ये चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो फिर ही काम बनेगा। फिर ही काम बनेगा। अच्छा, एक बात है, ठीक है, इस वक्त क्योंकि आपको कोई पता नहीं कि आपका कहाँ तबादला तकर्री कहाँ होती है। इस वक्त चलें, आप एक ही शहर में जो जॉब कर रहे हैं, फिर भी यह है कि जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं। अगर ये हो सकता है किसी दूसरे शहरों में भी हो जाए, तो उस वक़्त डिफ़िकल्टी नहीं होती बच्चों की तरबियत या आपका दोनों का मिलना? वैसे ही नहीं मिल रहे, एक ही शहर में होते कम मिल रहे हैं, फिर कैसे मिलेंगे? असल में ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है अफसरान को, जैसे अब हम इकट्ठे रह रहे हैं, वो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है वेटलॉग पॉलिसी के तहत। अगर एक बंदा जैसे फ़र्ज़ करें हैदराबाद में पहले चला जाए, तो मैडम भी मेरे साथ वेटलॉग में आ जाएंगी जैसे। लेकिन अगर हम अलग होते हैं तो डेफिनेटली मैडम की जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि बच्चे इनके साथ होंगे। ये सवाल का जवाब मैडम ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी यही संभाल रही हैं ज़्यादा, तो इनको डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होगी। मेरा तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों को शाम में बस 1-2 घंटे देता हूँ, वो भी शाम को थोड़ा पढ़ने के लिए, और बाकी उनके साथ खेलता हूँ, तो बस दैट्स इट। मैडम, औरत की ख्वाहिश होती है कि वो शॉपिंग करेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेगी, अकेली तो कर सकती है। कलीम साहब भी बहुत मसरूफ़ है, आपकी ख्वाहिश है कि मुझे ये जाकर शॉपिंग कराएं, ऐसा होता है? नहीं, वो पूरी हो जाती है। ये मेरे लिए शॉपिंग करते हैं, मुझसे ज़्यादा टेस्ट इनका अच्छा है। मेरी शादी के बाद मैं समझती हूँ कि मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है, तो ये अक्सर करके मेरे साथ शॉपिंग पे चलते हैं, क्योंकि हर वक्त हम शॉपिंग नहीं करते हैं। जब सीजनल शॉपिंग होती है, गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ, तो एक मरतबा जाना पड़ ही जाता है इकट्ठा। लाहौर गए फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, तो वो पूरी हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी कोरोना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग होती है। मैडम, आपने जैसे बताया कि आप यानी कि आपने पढ़ाई में बहुत मेहनत की होगी, तब भी जाके आपके मामा ने या दूसरों ने सोचा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकती हैं, तो आपने तालीम पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो अमूर ख़ानादारी पर आपने किचन वगैरह नहीं संभाला होगा, वो कैसे अब मैं एक्चुअली मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है ना, वो ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ ही ध्यान देती है। सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स एजुकेटेड है, तो किचनदारी की तरफ कोई इतना फोर्स ही नहीं करता है कि आपको ये काम करना है। या तो हमारी अम्मी ने हमेशा यही कहा कि आप जाके पढ़ें, हमेशा काम वो खुद ही करती थी या किसी मेड के थ्रू करती थी, तो कोई प्रेशर ही नहीं था हम पे। अब तो माशाल्लाह आपकी ऐसी जादत है, अब मेड की कोई फिक्र जी, नहीं। जी। वैसे कहा जाता है कि बीवी खाने के ज़रिए, मुँह के ज़रिए ख़ावंद के दिल में उतरती है। आपके पास ये मेरा हस्बैंड मुझे कहता है क्या कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप प्लीज़ खाना ना पकाएं, प्लीज़ बाहर आ जाएं। एक्चुअली मुझे कुकिंग आती नहीं है, जब मैं बनाती हूँ तो फिर या तो मैं खुद को जला देती हूँ या वो खाना ख़राब पकता है। अच्छा। तो ही हिमसेल्फ डजंट वांट मी टू गो इन किचन। करीम साहब, वो खुद अच्छे कुक हैं। आपका टेस्ट कैसा है खाना वगैरह पर? क्योंकि आपने ज़रूर हॉस्टल के भी आयाम गुजारे होंगे, तो वहाँ ये ट्रेनिंग हो जाती है खाना, कपड़े पर धोना, ये वो, या कुछ यानी मैनेज करने का, कैसे है आपकी? जी, असल में तो ये है कि कुक तो हमें गवर्नमेंट देती है, वो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स हैं सर्विस के, तो कुक तो हमें मिलता है, वो कुकिंग भी कर लेता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ, तकरीबन मेरी हॉस्टल लाइफ 10 ईयर्स प्लस है, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत खाना पकाना सीख भी जाता है। फिर ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आती हैं, मैं कुकिंग का शौकीन भी हूँ। कुछ बहनों के साथ खड़ा हो जाता था किचन में, इस तरह फिर करके, जैसे निहारी में पका लेता हूँ, अच्छी निहारी पका लेता हूँ। बाकी भी छोटी छोटी चीज़ें, यानी अंडा ऑमलेट बना लेता हूँ। चाय मैं खुद ही, वो मुझे खुद अपनी पसंद है, तो मैं कम ही कुक की खाता, चाय पीता नहीं हूँ कुक की बनी हुई, तो खुद पका चाय जो है बना के पीता हूँ।
और निहारी जो है मैंने मैडम की वजह से सीखी थी, इन्हें पसंद थी, तो मैंने वो निहारी फिर शादी के बाद ही बनाना सीखी है। अच्छा। हाँ, वो इनकी वजह से मैंने निहारी सीखी। यानी जिस खाने की ख्वाहिश होती है कुक के ये अलावा, मुझ पे अप्लाई कुक तो होता वैसे है। ये जो कहावत है ना कि मर्दों की गट से आप जाते हैं, मतलब इनका प्यार है, हाँ, दिल ये में उल्टा है बैठते। यहाँ पर। ये ये मेरी ये आपके दिल में बैठना चाहते हैं। या ये कुकिंग करके ये नहीं, वो निहारी बेसिकली इन्हें पसंद थी ना, तो फिर मैंने इसलिए सीखी है, मैं निहारी। अच्छा, आपके लिए जो भी मुझे अच्छा आपने लगा कुछ वो सीखा सारा। उनके लिए? नहीं, ये खुद ही कहते हैं आप कुकिंग ना करो, मैंने नहीं सीखा। दिलचस्प ॻाल्हियूं हलनि थी पयूं मोहम्मद कलीम मलिक सां ऐं मैडम सोनिया कलीम सां। हींअर ब्रेक जो टाइम आयो, वापसि अचूं था ब्रेक खां पोइ जल्दी वञिजो न। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम तव्हां जो खाना त ठीकु आहे, तव्हांजी फैमिली जेकी आहे उहा हिकिड़ा एजुकेटेड फैमिली आहे जंहिं तव्हांखे इंकरेज कयो तव्हां हिते पहुता। असांजे मर्दाने माशरे में औरत ॾाढो कुझु भोॻे थी पई। तव्हां हिन अहिड़ी अहम जॉब ते वेही, अहिड़ी अहम सीट ते वेही औरत जे एम्पावरमेंट लाइ कुझु कयो आहे? बेसिकली जॾहिं मां हिन सीट ते वेंदी आहियां त मुंहिंजी जेका पंहिंजी सोच आहे, औरत मर्द जे हिसाब सां कोन ॾिसंदी आहियां चीज़ुनि खे, ह्यूमैनिटी जे हिसाब सां ॾिसंदी आहियां। उन में ह्यूमैन औरत बि आहे ऐं ह्यूमन मर्द बि आहे, ठीकु आहे न। त मुंहिंजे लाइ सभई बराबरि हूंदा आहिनि। जॾहिं मुंहिंजी ऑफिस में केरु अचे थो मूंखे हुनजो मसइलो हल करिणो आहे, ठीकु आहे। त आई सच आई डोंट डिफरेंशिएट, बट ऑफकोर्स व्हेन लेडी कम्स आई प्रिफर दैट शी डज़न्ट कम अगेन, छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे त केतिरी मुश्किलातुनि सां उहे ईंदा आहिनि। त इहा ज़रूरु कोशिशि हूंदी आहे त उन्हनि खे हिकिड़ो स्पेशल प्रोटोकॉल ॾिनो वञे त जीअं उनखे बार बार तंगी न थिए, जस्ट दैट। बाक़ी त बराबरि ई डील कंदा आहियूं। कलीम साहब, हमने ब्रिटिश राज से तो अपनी जान छुड़ा ली, आज़ाद हो गए, मगर अब तक जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में जो तहकीक होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इंट्रोगेशन होती है, वो हमने वही रखी हुई है जो अंग्रेज़ों ने अपने ग़ुलामों के लिए रखी थी। कभी इसमें हमें जी जी, अगर आपका सवाल कंप्लीट है तो मैं जवाब दूँ। असल में ये जो बात है ना, ये अब वो उस तरह से नहीं रही, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले जो समझा जाता था ना कि पुलिस फोर्स के थ्रू, अब पुलिस फोर्स नहीं है। जैसे अब हमारी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, हम सर्व करते हैं, और हमारा जो लोगो भी है सिंध पुलिस का, अगर बात करें वो प्राउड टू सर्व है, यानी कि सर्व करके हमें फ़ख्र महसूस होता है लोगों की खिदमत में। अब जो चीज़ें पहले एक कोर्सिव फोर्स थी पुलिस, वो जो आपने ब्रिटिश इरा का जिक्र किया, तब जो थे वो बाहर के लोग थे, वो इनके अपने नहीं थे, तो वो बाय फोर्स इनको कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़ाहिर है उस असर को कम करने में टाइम लगा, लेकिन अब हम उस चीज़ के बड़े करीब हैं कि पुलिस वाकई खिदमत कर रही है। अब आप देखें सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पे भी छोटी से छोटी इशू होता है वो पुलिस का रिकॉर्ड करके फिर उसकी लानत मलामत होने शुरू हो जाती है। हम अब जदीद तरीक़ों से, जिसमें टेक्निकल एविडेंसेस है, हमने जो जिद्दत आ गई है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उसको इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल्स तक पहुँचते हैं। वो जो रवायती तरीका था जिसमें तशद्दुद का अमल दखल होता था, ऐसा पुलिस में नहीं रहा, और ना ही इस मुआशरे में ये मुमकिन है। अगर आप यहाँ पे किसी से थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो वो आपके ख़िलाफ़ पटिशन कर देता है हाई कोर्ट में, वो ये इधर उधर जो कोर्ट्स में चला जाता है और आपके ख़िलाफ़ वहाँ पे ये कहता है कि मेरी हत्या हुई है। अब ये नहीं, ना ही वो दौर रहा है और ना ही पुलिस का अपना मिशन है। जो आईजी साहब हैं और जो करंट लीडरशिप है पुलिस की, वो इस बात पे कमिटेड हैं, कंसर्न्ड हैं कि हमें सर्व करना है, खिदमत करनी है। अब वो जो पुराना जो एक ब्रिटिश इरा का कॉलोनियल जो कॉलोनियल स्टाइल था पुलिस का, अब वो इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और ना हम उसे इस्तेमाल करते हैं और ना ही चाहते हैं। यानी पुलिस अब जदीद खतूत पर जाना शुरू कर दिया। अच्छा, जिस तरह एक हमारी इस पुलिस के अलावा लाहौर में एक डॉल्फिन बनाई, तो उनका कुछ ज़रा काम अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुके हैं, मोबाइल स्नैचिंग, दूसरी चीज़ें, कभी कभी तो बाइक स्नैचिंग जो है। डॉल्फिन स्टाइल की हम इम्प्लीमेंट, उसे भी काफ़ी साल हुए, हम आगे बढ़े नहीं लाहौर से,
दूसरी जगह पर भी उनकी इम्प्लीमेंट हो तो वो कैसे हो सकती है? देखिए जी, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक फ़ोर्स अवेलेबल होती है। जो डॉल्फिन उन्होंने बनाई है वो एक नया कॉन्सेप्ट है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डॉल्फिन फोर्स का कोई जवान देखेंगे आपको लगेगा जैसे ब्रिटिश कोई पुलिस का जवान है, उसका यूनिफॉर्म, उसका बाइक, उसका स्टाइल, उसकी हर चीज़ उसी तरह से है। ये बेसिकली वही मेरी बात की तायीद है कि अब हम जदीद तर्ज पर पुलिस को लेके जाना चाहते हैं। अब लाहौर में ये इम्प्लीमेंट हो गया और बड़े अच्छे तरीके से चल भी रहा है। हमारे पास यहाँ पे फाइटर फोर्स से कहते हैं, जैसे सिंध के हर ज़िले में अलग अलग है, कईयों पे उसको ईगल कहते हैं, कईयों पे फाइटर्स कहते हैं। हमारे पास भी अवेलेबल है, लेकिन उनका अभी तक इस तरह से नहीं है। डॉल्फिन तो एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आया ना, जिसमें उनको यानी कि सॉफ्टवेयर इमेज और उनकी ब्यूटी आपको यानी कि वो कॉर्पोरेट सेंटर के लड़के नज़र आते हैं, उनके इतनी खूबसूरत जो यूनिफॉर्म होते हैं। यहाँ पे भी उस तरह की फोर्स पैरेलल काम कर रही है, लेकिन उनके पास उस तरह के बाइक्स और उस तरह के यूनिफॉर्म नहीं है। कंसिडरेशन में है, जो हायर लीडरशिप वो इसको कंसिडर कर रही है। इंशाल्लाह करीब इसमें ये चेंजिंग भी आ जाएगी। जहाँ तक आपने स्ट्रीट क्राइम का जिक्र किया, स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं बेसिकली पुलिस और ये क्राइम जो है ना, ये चोली दामन का साथ होता है। कभी भी आप क्राइम ज़ीरो नहीं कर सकते, इट्स रियलिटी। जहाँ भी दुनिया में लोग रहते हैं वहाँ इख्तलाफात आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्राइम होते हैं, कोई गरीबी में, कोई इस तरह, हर बंदा फिर कोई जहनी तौर पर भी साइको होते हैं तो वो क्राइम करते हैं। उसको हम मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, उसमें हम वो एफ़र्ट कर रहे हैं। एक और बात जो आपने डॉल्फिन की जिक्र की, यकीनन वो लाहौर में उसकी कोई सानी नहीं है। लाहौर में तो एक और भी पुलिस है, वो ट्रैफिक पुलिस जिसे कहते हैं, वार्डन पुलिस, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव था परवेज़ इलाही साहब का। यहाँ पे भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर हमारा बना है यहाँ पे, वो रेंज लेवल पे एक बना है। एडी ख्वाजा साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था, वो उन्होंने बनाया। अभी यहाँ वहाँ पे आपको पहले जो होता था, अगर आपका फर्ज करें आईडी कार्ड गुम हो गया तो आप थाने पे जाएं, वहाँ पे आपको सही फर्ज करें ट्रीटमेंट नहीं मिले, जो रवायती लोगों की शिकायत हैं। अब आप फैसिलिटेशन सेंटर में जाएं, वहाँ पे वो जो जैसे कॉर्पोरेट सेंटर में टाई वगैरह लगा के बेहतरीन अच्छे तरीके से बैठे थे, जैसे किसी प्राइवेट ऑफिस में आप जा रहे हैं, वो आपको पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे और आपकी रिपोर्ट भी दर्ज कर लेंगे। इसी तरह आपने फर्ज करें ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, वहाँ आप जाएं, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर डेस्क बने हुए हैं, वो कॉर्पोरेट सेंटर्स की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं और जो पुलिस का इमेज है उसको इम्प्रूव करने की ये कोशिश है। ऐसे जैसे डॉल्फिन वाली है, यकीनन वो इधर भी कंसिडरेशन में है। जैसे लाहौर में तो और भी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, डेफिनेटली यहाँ पे भी उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। कलीम साहब, अखलाकियात तकरीबन ख़त्म, बल्कि ऐसे समझ के ख़त्म हो चुकी है इदारों में से, जिसकी वजह से इदारों में काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। पुलिस में भी हम देख रहे हैं कि इस चीज़ का फुकदान है। अब देखें, अगर कोई हमारी दूसरे वाक़यात तो अलग हैं, अगर हमारी कोई भी वीआईपी मूवमेंट्स है, कोई मिनिस्टर जा रहा है, कोई पुलिस अफसर जा रहा है, कोई जज जा रहा है, उसके उस कार्ड में जो मोबाइल, पुलिस मोबाइल शामिल होते हैं, उसके जवान साइडों में खड़े हो जाते हैं। एक तो साइडों में खड़ा होना कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं होता, ट्रैफिक कवानीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और उसके बाद जो लोगों को दूर से ऐसे हिलाकर दूर या इधर हो जा, पता नहीं क्या क्या किस लहजे में बात करते हैं, तहमाना लहजा होता है। ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ से कब खत्म? देखें जी, जो एथिकल वैल्यूज़ है ना, वो एक कौम की वैल्यूज़ होती हैं। कहते हैं जो कौम होती है ना, वो इकट्ठी कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कौम के तौर पर उभरती हैं। कौम अगर ऊपर जाती है तो वो सारी वैल्यूज़ भी उनकी ज़्यादा केयर होने लग जाती है, उनका ज़्यादा ख्याल हो जाता है। एथिक्स भी ऐसे है। हमारा एज ए कौम अगर ये इशू रहेगा तो डेफिनेटली हमें सबको ये अपना एटीट्यूड ठीक करना है। ये मैं मानता हूँ कि पुलिस 100%, जैसे हम कहते हैं कि हम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, हम सर्विस करना चाहते हैं, उसमें 100% अब नहीं आ सकते। लेकिन अवाम का भी ये लाजमी है, अवाम पर भी, कि ये एथिक्स के मामले में वो भी, यानी कि ये बेसिकली रेसिप्रोकल है, ताली दोनों हाथों से। ये जो इशू है ना हमारा एथिक्स का, ये एज ए कौम हमें इसमें इम्प्रूव करना है ताकि हम एज ए नेशन आगे बढ़ सकें। एथिक्स की जो ये वैल्यूज़ होती हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, ये एक बंदा अच्छा इखलाक करेगा उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सारे अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। ये भी कहा जाता है ना कि जैसी कौम होती है अल्लाह ताला वैसे ही उसके हुक्मरान भी दे देता है। तो आपने वही बात की कि अगर कौम में वो एथिक या वैल्यूज़ की कमी है तो फिर अफसरान। असल में मैं एक और ऐड करना चाहूँ प्लीज़, सॉरी,
उसमें ये होता है कि अवाम और पुलिस, मैं ननकाना साहिब से हूँ, मैं ननकाना साहिब का एक फ़र्द था, मैं पुलिस में आ गया, एक अलग बात है। इसी तरह आप भी अपना एक शहर में रहते होंगे, हम हर रोज़ पुलिस और अवाम में फ़र्क नहीं है। जैसे कोई भी शख्स CSS करता है वो अपने सोसाइटी से कट तो नहीं हो सकता, वो वही वैल्यूज़, वही अपनी एथिक्स, वही जो उसके नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें लेके आया होता है। वो कोई अलग दुनिया, क्योंकि पहले ब्रिटिश इरा में ये होता था कि अगर आप अभी हमारा बोर्ड पढ़े ना, ये 1901 से है, जिसमें SSP इनकम्बेंट बोर्ड जिसे कहते हैं, उसमें 1901 से लिखा हुआ है कौन कौन से अफसरान है। प्री पार्टीशन जब टाइम में आप देखेंगे तो वो अंग्रेज़ हैं ज़्यादा। अब अंग्रेज़ तो जाहिर है लोकल वैल्यूज़ भी नहीं जानते, लोकल उनके नॉर्म्स भी नहीं है, लोकल एथिक्स से वाकिफ़ नहीं है, ना वो इनमें मिक्स होना चाहते हैं। लेकिन मैं तो पाकिस्तानी भी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मेरी वाइफ सिंधी है, हमारा तो यानी कि इस तरह से है कि हमें तो हम तो इसी मुआशरे का ही पार्ट है ना। हमारा जो सिलसिला है वो आप अवाम से अलग नहीं है, हम इसी अवाम का हिस्सा हैं और इसी के साथ ही चलेंगे। इसी अवाम का हिस्सा है और इसी के साथ चलेंगे। बहुत अच्छी बात की मैडम। हमारे जो जैसे अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जैसे DMG ग्रुप पहले कहा जाता था, इसमें से मैजिस्ट्रेट पावर छीन लिए गए। पहले हमारे DC मैजिस्ट्रेट भी होता था, मुख्तियार कार भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता था, SDM भी। तो इसके बाद ये कुछ फीका फीका सा नहीं रहता, इसमें वो जो है जो चमक थी इस DMG ग्रुप में वो ख़त्म होकर रह गई। I don't take it that way. Magistrate power. Yeah, I understand what you're asking. So I don't take it that way. अगर एक पावर आपके पास नहीं रहा, doesn't mean कि आपके पास कोई पावर नहीं रहा। अभी भी हमारे पास काफ़ी एक्स में ऐसे पावर हैं जो इक्वल टू दैट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस कंट्रोल हम करने चाहते हैं तो उसमें भी समझे मैजिस्ट्रेसी का पावर है हमारे पास। और इस तरह हम पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। अगर वो स्पेसिफिक पावर पूरी जिंदगी सिर्फ अब यही जिंदगी हमारी नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में रोल बढ़ता जा रहा है। आप जैसे मैजिस्ट्रेसी की बात कर रहे हैं, बट हर डिपार्टमेंट का काम, हर तरह के एडमिनिस्ट्रेशन का काम हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे अब पहले जो अगर हम मुख्तियार का साइड पर, आप तो वो ऊपर हैं, तो 107 की वो कर लेते थे, SDM 109 का, DC उससे ज़्यादा करता था। तो ये चीज़ें वहाँ ख़त्म होकर रह गई हैं नीचे भी। बट आगे भी बढ़ना है ना, कोई मतलब ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो गई ना। एक पावर ख़त्म हो डज़न्ट मीन कि आपकी पोस्ट ही नहीं रही। अभी वही चार में तभी तो टॉप पे आ रहा है ना ये ग्रुप। PS जो CSS जो क्वालिफाई करते हैं, PS एंड पुलिस ये बहुत टॉप के ग्रुप हैं अभी। तो चाम नहीं होता तो फिर क्यों लोग आते जी। कलीम साहब कहते हैं कि बंदा अपने प्यारे के लिए कुछ भी कर गुजरता है जी। जैसे मैडम सोनिया सिंधी हैं, तो आपने सिंधी की कोशिश की सीखने? हाँ जी, बस मैं काफ़ी करीब हूँ। एक रिलेक्टेंस रह जाती है, जैसे अब एक रिलेक्टेंस ही रह गई एक बोलने में। बाकी मुझे समझ तो 100% आती है, सिर्फ बोलने में थोड़ी रिलेक्टेंस रहेगी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी दूर हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये लोगों के प्यार में हुआ है। ये तो नहीं है कि आपको समझ ना आती हो तो मैडम समझा देती है। नहीं समझ मैं ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन एक मैं आपको अर्ज करूँ, जो यहाँ का जो मैडम है वो उस तरफ से सजावल से, उनकी जो सिंधी है वो सॉफ्ट है। यहाँ जो हमारा एरिया ना इसकी थोड़ी हार्ड सिंधी है। वो ये यानी कि इनकी सॉफ्ट भी है और वो डेलिकेट भी है। आप उसे क्या कहते हैं, जैसे वो बोलने में अच्छी लगती है, नरम लहजा है। यहाँ का लहजा थोड़ा सख्त है। मैं तो इसमें ये भी सीख रहा हूँ, ये ज्यादा मुश्किल है सीखनी यहाँ वाली। जो इस इलाके के बंदे भी उस तरफ से वालों से ज्यादा सख्ती है। अच्छा मैडम, यू आर द लिटरेरी पर्सन। आई एम लिटरेरी पर्सन, ये जॉब तो अलग है मगर है तो लिटरेरी पर्सन। लिटरेचर मास्टर्स करिकुलम स्टडी में आप क्या पसंद करते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलम जो आपका था उस वक्त? तभी मैंने लिटरेरी समझ आपने जब लिटरेरी कहा तब मैं शॉक हो गई। मैं एक्चुअली लिटरेचर में इतनी नहीं, लिटरेरी माने आप पढ़ी लिखे एजुकेटेड जिसे कहते हैं, मगर आप एक्स्ट्रा जी। मैं पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है बचपन से। दो मैंने मास्टर्स, मैंने समझा आपको पता है शायद, मैंने मास्टर्स लिटरेचर में ही किया हुआ है, बट मेरा मिजाज वो नहीं रहा है लिटरेचर वाला। शायरी से कोई शौक? मैंने टॉप किया हुआ है 2 लिटरेचर में, बट शायद शौक नहीं है। नहीं, शायरी से शौक नहीं, सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। सुनने की हद तक? हाँ, सुनने की हद तक। आप क्या पढ़ते हैं करीम साहब?
एक्स्ट्रा जो आपका अपना स्टूडेंट का दौर था, एक्स्ट्रा करिकुलम में जो है जी, स्टडीज, जी। वो क्या थी आपकी? उस- क्योंकि उस दौर से आदमी करता था, इस उम्र में तो नहीं कर, अपना टेस्ट जी, नहीं जी। चेंज कर सकता उस उम्र से। ये यूनिवर्सिटी लाइफ की बातें हैं बेसिकली। यूनिवर्सिटी में तो हम क्रिकेट भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, और उसमें तो मुख्तलिफ मुकाबला जात जो होते थे हर में पार्टिसिपेट करते थे। वो स्पोर्ट्स गाला उधर होता है, हमारे इवेंट्स होते हैं, उसमें सारा कुछ चलता जाता है। लेकिन जो ही आप प्रोफेशनल करियर में आते हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस में आने के बाद आप अगर एक कहें कि अब मैं परमानेंट अपनी हॉबी रख लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल इन पुलिस। आपको यानी कि चीज़ें बस इसी तरह से चलानी जैसे आपको सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा मिल जाए कि किसी आप फ्रेंड के पास बैठ जाएं, उसके साथ आपकी सूदिंग जो है ना मेंटल, वो हो जाए, यानी कि आपको दिमागी तौर पर थोड़ा सुकून हो, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, वो ज़्यादा है। अब कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइप का हॉबी मेरा है नहीं जो मैं परमानेंट जिसको लेके चल सकूं। थोड़ा बहुत अखबार पढ़ लेते हैं, वो ज़ाहिर हालात हाज़िरा से रहना होता है इन टच, वरना टाइम ही पुलिस के पास तो बहुत कम है कि आप फील्ड की जो जॉब्स हैं, फील्ड में जो पोस्टिंग्स है, जैसे मैं हमेशा से अभी फील्ड में ही हूँ, तो उसमें फिर टाइम नहीं मिलता है कि आप परमानेंट हॉबी एक रख सकें। जो थोड़ा बहुत हॉबी टाइम होता है मीटिंग विद बच्चों फ्रेंड्स से, कह सकते हैं। जी जी, हॉबी जो है ना वो बस बच्चों से टाइम गुजार लें, यही बहुत बड़ी मेहरबानी अल्लाह की। जी जी। आप जैसे अब बहुत मखलूस भी है आपकी, माशाल्लाह सब बेबीज भी हैं, बच्ची और बच्चा है जी, बच्ची और बच्चा है, तो ये मुस्तकिल तौर पर तो ये नहीं चल सकता। आपने उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचा था, किस फील्ड में उनको ले जाना है? हम जिस टाइम में बड़े हुए थे तो सिविल सर्विस को अच्छा समझा जाता था, हमने मेहनत की, अल्लाह ताला ने कामयाब किया, माँ बाप की दुआएं थी। लेकिन ये है कि अब तो वैसे भी वक्त इतना बदल गया है कि हमारी चॉइस पे, हमारे जैसे मैंने शादी, आप ये देख लें हमारी कितनी हमें इंडिपेंडेंस होगी कि मैंने सिंध में शादी कर ली, तो अब जो हमारे बच्चे आएंगे वो अगली जनरेशन होगी, वो उनको और भी हमसे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंस वो इंजॉय करेंगे। वो वो अगर सिविल सर्विस में आना चाहे दैट वुड बी वेरी गुड, अगर वो समझते हों। ये उन पर ही है, वो तालीम हासिल करें, बाहर जाएं, वहाँ तालीम हासिल करें, अगर समझें सिविल सर्विस में बेहतर है, वरना लॉ में चले जाएं, जिस किसी फील्ड में, आर्ट्स में, डिज़ाइन में, जहाँ चाहना चाहें, दे वुड बी एट लिबर्टी। उनको बेसिक ट्रेनिंग तो जी, बेसिक ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, नाजरीन जाइएगा नहीं, हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कलीम साहब, जैसे हमने जो तहकीक के लिए या किसी को अरेस्ट करने के बारे में बात कर चुके हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि एफआईआर के बाद जो मेन अक्यूज़ है, पुलिस उसे गिरफ़्तार करने जाती है, मुलजिम जो होता है वो नहीं मिलता, उसकी जगह उसके वालिद को, भाई को या बेटी को गिरफ़्तार करके ले आते हैं। उस गिरफ्तारी से पूरा घराना सफ़र करता है।